सोचिए, समुंदर के सबसे ताकतवर और डरे हुए शिकारी द ग्रेट व्हाइट शार्क। ये एक ऐसी शिकारी है जिसके दांत इतने मजबूत है कि ये हड्डियां तक को तोड़ सकते हैं। और इसका नाम सुनकर सबसे बेहतर डाइव करने वालों को भी सोचना पड़ता है कि वो इसकी टेरिटरी में कदम रखे या नहीं। लेकिन इसकी ताकत और इज्जत के बावजूद एक ऐसी जगह है जहां आप कभी ग्रेट व्हाइट शार्क को नहीं देख सकते, एक एक्वेरियम। लेकिन ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है। आखिर हम दूसरी किस्म की शार्क्स जैसे टाइगर शार्क्स, हैमरेट्स और रीफ शार्क्स को एक्वेरियम में देख सकते हैं, तो ग्रेट व्हाइट शार्क में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? हम इसे इतनी बड़ी या एडवांस टैंक में क्यों नहीं रख सकते हैं? हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रेट व्हाइट्स को कैप्टिविटी में रखने की कोशिशें कैसे फेल होती है, उनकी यूनिक खासियतें जो उन्हें संभालना मुश्किल बना देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क्स को अक्सर समुंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है। ये समझने के लिए इन शार्क्स ने ऐसी डरावनी शोहरत क्यों हासिल की है, हमें पहले इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना होगा। ग्रेट व्हाइट्स करोड़ों सालों से है। इनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक लेट क्रिटेशियस दौर से है, जो कि तकरीबन 70 मिलियन साल पहले था। इस लंबे एवोल्यूशनरी सफ़र ने उन्हें अपने एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन तौर पर अडेप्ट करने की इज्जत दी, ऐसे ट्रेड्स डेवलप किए जो इन्हें बहुत ही बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क की सबसे देखने वाली खासियत उनका इम्प्रेसिव साइज है। ये शार्क्स 20 फीट तक लंबी हो सकती है, जबकि कुछ खास शार्क्स तो 23 फीट से भी लंबी होती है। ये बहुत बड़ा साइज सिर्फ पोटेंशियल ट्रेड्स को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने इकोसिस्टम में एपेक्स प्रेडेटर्स बना देता है। उनका बड़ा जिस्म उनमें एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर करने की सहूलत देता है, जिससे वो लंबे सफर तक खुराक की तलाश में जा सके। उनके साइज के अलावा ग्रेट व्हाइट्स का पावरफुल और मस्कुलर बिल्ड है, जो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रीमलाइन बॉडी से भरपूर है, जो उन्हें पानी में तेजी से चलने में मदद करता है। ये फिजिक उनकी हंटिंग स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूरी है, जो अक्सर तेजी से शिकार को पकड़ने में अमल होता है। ग्रेट व्हाइट की एवोल्यूशनरी का सक्सेस एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। ये शार्क्स 25 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से तैर सकते हैं, जिससे ये समुंदर के सबसे तेज शिकारियों में से एक बन जाते हैं। उनकी ताकतवर पूंछ उन्हें पानी में बहुत जोर से प्रोपेल करती है, जिससे वो तेज स्विमिंग करने वाले प्रे जैसे कि सील्स, मछलियां और दूसरे मैरीन मैमल्स का पीछा कर सकते हैं। अक्सर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिसे ब्रीचिंग कहा जाता है, जिसमें ये पानी से बाहर निकलकर भी जानवरों को पकड़ते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क्स ने सदियों से इंसानी इमेजिनेशन को कैद किया है। ये इंटरेस्ट बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म से भरी हुई है, जो इन एपेक्स प्रेडेटर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में दिखाती है। मूवी जैसे जॉस ने इन्हें पॉपुलर कल्चर में एक इम्पोर्टेंस दी है, इन्हें समुंदर के आइकॉन्स बना दिया है। हमारा इन शार्क्स के लिए जज्बा होने के बावजूद इन्हें करीब से देखना मुश्किल है, चाहे वो एक्वेरियम्स में ही क्यों ना हो। इनका नेचुरल हैबिटेट समुंदर में बहुत ज़्यादा फासलों तक फैला हुआ है, जो इन्हें ढूंढना मुश्किल बना देता है। एक्वेरियम्स खुले समुंदर के कंडीशंस को रेप्लिकेट करने में परेशानी महसूस करते हैं, जिसमें सिर्फ स्पेस का साइज नहीं, बल्कि समुद्री करंट्स के डायनामिक नेचर और टेम्परेचर वेरिएशंस भी शामिल है। ये कामयाबी इनकी रेयरिटी को और बढ़ाता है, क्योंकि लोग इन बेखबर जीन्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इनका अजीब रवैया और उनसे जुड़े खतरों का मिलन एक एहसास पैदा करता है और उन्हें यादगार बना देता है, चाहे वो समुंदर में हो या किसी डॉक्यूमेंट्री में। ग्रेट व्हाइट की कशिश ने कई एम्बिशियस कोशिशों को जन्म दिया, खासकर 20वीं सदी की आखिरी हिस्से में। 1970 और 80 में साइंटिस्ट और एक्वेरियम ऑपरेटर्स ने इन शार्क्स को करीब से देखने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि इनके बिहेवियर और कन्वर्जेशन नीड्स के बारे में और जान सके। उनका ख्याल था कि अगर एक ग्रेट व्हाइट को कैप्टिविटी में रखा जाए तो उनके लाइफ साइकिल के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। लेकिन इन पहली कोशिशों का सामना कई चैलेंजेस से हुआ, क्योंकि एक्वेरियम्स ऐसे ताकतवर शिकारी के लिए
सूटेबल एनवायरनमेंट्स बनाने में परेशानी महसूस करते थे। ये शार्क्स स्ट्रेस और एग्रेशन का असर दिखाते थे, जो कैप्टिविटी में इनकी लाइफ स्पैन को छोटी कर देता था। एक फेमस इंसिडेंट मॉन्टरे बे एक्वेरियम 2004 में हुआ, जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क को पकड़कर उनकी फैसिलिटी में लाया गया। एक्वेरियम स्टाफ को उम्मीद थी कि ये इन शानदार शार्क्स को समझने और देखने में एक ब्रेक थ्रू लाएंगे, लेकिन उनकी बेहतरीन कोशिशों और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के बावजूद ये शार्क सिर्फ कुछ महीनों तक जिंदा रही और फिर मर गई। स्टाफ की कोशिशें इसकी सेहत को बरकरार रखने में नाकाम रही। हर कोशिश जो ग्रेट व्हाइट को कैप्टिविटी में रखने की गई, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या रिसोर्सेस कितने ही एडवांस क्यों ना हो, सब नाकाम रही। ये पहली उनके नेचुरल बिहेवियर और हैबिटेट की इज्जत करने की ज़रूरत को उभारती है और इंसानी इंटरवेंशन के लिमिटेशंस को दिखाती है। जब हम ग्रेट व्हाइट शार्क्स को दूर से देखते हैं और इनका जायज़ा लेते हैं, तो इनका कैप्टिविटी से इनकार करना उनका वाइल्ड और अनटेम्ड नेचर को याद दिलाता है। ये शार्क्स के कुछ खास बायोलॉजिकल नीड्स है जो कैप्टिविटी को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। इनके सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स में से एक है विशाल टेरिटरीज का एक्सेस। ये शार्क्स बहुत बड़े समुंदर के एरियाज में घूमती है, कभी कभी एक दिन में तो 100 माइल्स का सफ़र तक भी तय करती है। ये स्पेस की ज़रूरत सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। जब इन्हें एक छोटे टैंक में बंद कर दिया जाता है, तब ये शार्क्स अपने नेचुरल बिहेवियर्स जैसे हंटिंग और माइग्रेशन में शामिल नहीं हो सकती, जो उनकी फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कैप्टिविटी में लिमिटेड स्पेस अक्सर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस का नतीजा बनता है। खुद से तैरने की जगह नहीं होने के वजह से शार्क्स एंशियस हो सकती है और अबनॉर्मल बिहेवियर्स दिखाने लगती है, जैसे कि बार बार टैंक के दीवारों से टकराना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ये स्ट्रेस फिजिकल तौर पे भी ज़रूरी होता है। अपने नेचुरल हैबिटेट में ये एक्टिव और एंगेज रहती है। कैप्टिविटी में ये अक्सर जज्बा खो देती है। जब हम इन शानदार जीव के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ये बात दिन पे दिन वाज़ेह होती जा रही है कि इनका मुकाम विशाल समुद्रों में है, ना कि एक्वेरियम की दीवारों के अंदर बंद होना।